सुबह के 7:30 बजे नेहा मीठी नींद में मुस्कुरा रही थी। ममता प्यार से उसका माथा सहला रही थी। अचानक से ममता की आंखों से आंसू टपक कर नेहा के गालों पर गिरा। नेहा की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गई। क्या हुआ माँ, कुछ हुआ क्या? या फिर आपको कोई तकलीफ है? बताओ मुझे, मैं सब ठीक कर दूंगी। ममता हंसने लगी और बोली, मेरी छोटी सी नेहा कब इतनी बड़ी हो गई मुझे पता भी नहीं चला। देखो तुम्हारे हाथों की मेहंदी कितना सुंदर रंग आया है। आज जी भर कर तुम्हें निहाल लूं, फिर कहाँ ऐसा मौका मिलेगा। आज तो तुम दुल्हन बनकर अपने राजकुमार के साथ प्यार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी, फिर माँ की बात कहाँ सुनोगी। नेहा बोली, माँ ऐसी बातें करके आप मुझे रुलाना चाहती हैं, पर मैं नहीं रोने वाली। अगर आपको मेरे जाने से दुख होगा तो आप बोलो, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एक और पॉइंट जोड़ देती हूँ कि शादी के बाद मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जाऊँगी। उसकी बातों में ममता जोर से हंसने लगी। तभी सुमन जी आई और बोली, बहू इसके सामने तो कुछ मत कहो, वरना पता चला सच में ये तुम्हारे दामाद से ये भी करवाएगी। ममता बोली, नहीं मम्मी जी, मैं जितना इसे ना समझती थी उतनी ये समझदार निकली। इसके पापा सच कहते थे, बेटी पर भरोसा करके देखो, वो तुम्हारे सारे सपने पूरे करेगी। देखिए आज मेरा सबसे खूबसूरत सपना सच होने जा रहा है, जब मेरी बेटी दुल्हन बनेगी। अब तो मुझे दामाद के रूप में बेटा भी मिल गया, तो बेटी ने वो कमी भी पूरी कर दी। ममता नेहा की नज़र उतारते हुए बहुत खुश हो रही थी। नेहा बोली, मम्मी मानो के आने के बाद ये नहीं कि आप मेरे हिस्से का प्यार उसे दे देंगी, वरना मैं उसे घर से निकाल दूंगी। ममता बोली, धत पगली, कोई अपने होने वाले पति के बारे में ऐसा कहता है और सबके सामने उसे नाम से मत बुलाओ। नेहा हंस कर बोली, तो क्या कहूँ, एक जी, ओ जी। इतना कहते ही सब हंसने लगे। सुमन जी बोली, नेहा कुछ खा लो बेटा, क्योंकि पूरे दिन तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। वो बोली, दादी आपको पता है मुझे इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर मानो मुझे सच्चा प्यार करता है तो खाना खाने के बाद भी वो प्यार करता ही रहेगा। मान लीजिए मैं भूखी रही और कल को वो मुझसे प्यार ना करे तो बताओ मुझे अफसोस होगा कि नहीं। सुमन जी बोली, ये लड़की कभी नहीं बदलेगी। सालों पहले ऐसी ही बातें करती थी, आज भी वैसी ही बातें कर रही है। कुछ घंटों बाद श्वेता और नीलिमा नेहा के लिए ढेरों उपहार और शादी का जोड़ा लेकर आई। नेहा ने सास के पैर छूकर प्रणाम किए। नीलिमा बोली, खुश रहो और सदा तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। बेटा मैं तुम्हें क्या ही दे सकती हूँ, अपने जिगर का टुकड़ा दे रही हूँ। वो बहुत कम हमारे साथ रहा, लेकिन है तो मेरा लाडला। मैं उससे कह नहीं पाती, पर हम उसे बहुत प्यार करते हैं। आशा करती हूँ उसकी ज़िंदगी में तुम्हारे आने से उसकी जितने भी गिले शिकवे हैं परिवार को लेकर सब खत्म हो जाएंगे। नीलिमा की बातों को सुनकर नेहा शर्माई तो ममता आगे बढ़कर बोली, आप अपने बेटे को कम मत समझिए, वो बहुत समझदार और सुलझा हुआ लड़का है। मैं तो कहती हूँ ये क्या उसे संभालेगी, उसने इसे संभाला है। बस ईश्वर से हम दोनों माएँ प्रार्थना करेंगे कि इन दोनों की जोड़ी बनी रहे। आपको एक और बेटी मिल जाएगी और मुझे एक बेटा मिल जाएगा। इतना कहकर ममता नीलिमा के गले लग गई। श्वेता बोली, सही कहा आपने आंटी जी, अपने बच्चे सबको नासमझ ही लगते हैं, पर आप दोनों को बहू और दामाद मिल गए तो मुझे भूल मत जाना। सुमन जी बोली, अरे नहीं बिटिया, तुम तो सबकी लाडली हो। माँ का सबसे बड़ा बच्चा लड़का हो या लड़की, वो दुनिया में सबसे प्यारे होते हैं, क्योंकि माँ बनने का सुख तो उसी से मिलता है। तुम्हारी माँ के सारे सपने तो तुमसे ही पूरे हुए होंगे। उनकी बातों को सुनकर श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। नीलिमा बोली, कहीं ना कहीं मैं अपने दोनों बच्चों की दोषी हूँ। दुनिया की चकाचौंध में शायद मेरी ममता भटक गई थी। नीलिमा के इतना कहते ही श्वेता अपने माँ को गले में लगा लिया और बोली, मम्मा आप ही तो कहती थी जब जागो तभी सवेरा। सोचिए
माँ, नेहा ने घर में कदम नहीं रखा और हम सबको फिर से मिला दिया। इसके घर में आने के बाद हमारे घर में तो रोज़ दिवाली और होली होगी। इतना कहते ही सब हंसने लगे। फिर भी सबकी आंखें नम थीं, पर वो खुशियों के आंसू थे। श्वेता धीरे से नेहा के कान में बोली, आज तुम ऐसे तैयार होना और ऐसी बिजली गिराना कि मेरा भाई अपनी पलकें ना झपका सके। आज जब तुम अपने प्यार के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगी तो आज का दिन यादगार पल रहेगा, जो पूरी ज़िंदगी को तुम दोनों को याद रहेगा। मेरा आशिक भाई कब से आज रात के इंतज़ार में बैठा है, क्योंकि अब वो बेरस और नीरस नहीं रहा। समझ रही हो तुम मैं क्या कहना चाहती हूँ? नेहा की आंखें शर्म से झुकी जा रही थी, उसका चेहरा लाल हो रहा था। फिर श्वेता वहाँ से चली गई। ममता नेहा को बोली, बेटा तुम भी जल्दी से कुछ खा लो, कुछ घंटे में ही पार्लर वाली आएगी, फिर तुम्हें बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। नेहा आईने के सामने खुद को निहार रही थी और खुद से पूछ रही थी, क्या मैं वही नेहा हूँ? किसी के प्यार में इतनी ताकत होती है कि कोई इतना बदल सकता है? पर आईना तो झूठ नहीं बोलता। हाँ, उसके प्यार में मैं सच में बदल गई। इतना कहकर नेहा अपनी हथेली से अपना चेहरा छुपाने लगी। श्वेता अपने भाई को तैयार होने में मदद करते हुए बोली, मानो तुम्हारे नाम की हल्दी नेहा को लगी और उसके नाम की हल्दी तुम्हें लगी, पर उससे ज़्यादा तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। मानो बोला, दीदी उसने मुझे जीवन का एक अलग रंग रूप दिखाया, जहाँ मजबूरी में नहीं खुशी से जिए जाते हैं। ये बस उसी की चमक है। अब तो मुझे बस उस पल का इंतज़ार है जब मैं उसे दुल्हन के रूप में देखूंगा। श्वेता बोली, इतनी बेचैनी अच्छी नहीं मेरे भाई, थोड़ा ठहर जाओ। फिर दोनों भाई बहन हंसने लगे। देखते ही देखते शाम हो गई। मानो की माँ जब अपने बेटे को दूल्हे के रूप में देखी तो उसे काला टीका लगाकर उसकी नज़र उतारी। वहीं मानो के जीजाजी बोले, कौन कहता है बस लड़कियां ही बिजली गिराती हैं? आज तो साले साहब देखकर नेहा जी भी खुद को रोक नहीं पाएंगी। तभी विशंभर नाथ जी आए और बोले, ये हंसी मजाक अगर ख़त्म हो गया हो तो मैं भी कुछ कहूँ। सब चुप हो गए। विशंभर नाथ जी बोले, तुमने कभी हमारी नहीं सुनी, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो। अब मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की से रिश्ता बना रहे हो तो कहीं खुद को भी उसके जैसा मत बना लेना। नीलिमा बोली, आप ऐसी बातें करके क्यों इसका मन दुखा रहे हैं? वो बोले, सच्चाई कड़वी ही होती है। प्यार में पड़कर उसका हाथ थाम लिया और तो और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए भी मान गया। शादी में लड़की वाले झुकते हैं, पर जब अपना ही बेटा झुकने को तैयार हो तो बाप का सर झुकेगा ही। मानो मुस्कुरा कर बोला, पापा आप बार बार उसे लड़की कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? वो आपकी होने वाली बहू और मेरी पत्नी है, और इंसान को जिस चीज़ की कमी होती है उसी का हाथ थामता है। मेरे जीवन में अपनेपन की कमी थी जो मुझे नेहा से मिली है। अब मैं उसके रंग में रंगूं या मेरे रंग में वो रंगे, ये तो वक्त बताएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सबके साथ आप भी उसके रंग में रंग जाएंगे। नीलिमा बात को टालते हुए बोली, बेटा छोड़ो इन सब बातों को और चलो पहले भगवान को प्रणाम करो। इतना कहकर सब कमरे से निकल गए। बाहर मेहमानों की भीड़ लगी थी। वहीं हॉल में कुर्सी पर एक वकील भी बैठा था। सबने पूछा, शादी के मौके पर वकील का क्या काम? रेखा बोली, ये ऐसी वैसी शादी नहीं, अनोखी शादी है, जहां प्यार के कॉन्ट्रैक्ट पर दूल्हा दुल्हन साइन करेंगे। मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए तो मैं भी अपना एक प्यार का कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं। माता पिता ने नेहा के कहने के अनुसार बहुत कम लोगों को ही शादी में बुलाया था। हर कोई मानो को बधाई दे रहा था, पर मानो की नज़रें बार बार घड़ी को देख रही थी। मानो के दोस्त बोले, जहाँ इतने साल इंतज़ार किया वहाँ कुछ पल का इंतज़ार कर लो। मानो बोला, हर रोज़ का इंतज़ार इतना तकलीफ नहीं देता था जो आज कुछ पलों का इंतज़ार दे रहा है। मानो रेखा से बोला, तुम जाकर देखो नेहा तैयार हो गई। रेखा बोली, देखो तो इसे हर रोज़ उससे मिलता था, पर आज कितनी बेसब्री से हो रही है, मानो उसे बार बार नेहा को लाने के लिए बोलता। रेखा बोली, इंतज़ार का फल मीठा होता है, कुछ पल में ही तुम्हारी दुल्हन आती होगी, थोड़ा सब्र करो। तभी शहनाई की आवाज़ आने लगी और फूलों के रास्तों से किसी के पायल की आवाज़ आने लगी।
मानो के जीजाजी बोले, साले साहब, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, अपने दिल को थाम लो। मानो की निगाहें उस रास्ते पर टिक गई। पायल की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। मानो की नज़रें बस नेहा को ढूंढ रही थी। तभी गुलाबी लहंगे में गुलाब की तरह लिपटी हुई नेहा अपनी नज़रें झुकाए अपने छोटे छोटे कदमों को बढ़ा रही थी। उन दोनों ने के सभी दोस्त कह रहे थे, कोई देखकर कह सकता है कि ये वही नेहा है जो बिंदास अपनी बातों को बिना डरे आंखों में आंखें डालकर कहती थी। रेखा बोली, एक लड़की अपने शर्म को दुपट्टे और आंखों में छुपाए रखती है और वक्त आने पर उसे चिंगारी बनाती है। जब वो दुल्हन बनती है तो उसी शर्म को लाज का घूंघट बना लेती है। ये है हमारी नेहा, जिस पर हमारे मानो का दिल आया है। मानो की निगाहें नेहा से हट नहीं रही थी। पहले दोनों वकील के पास गए। वकील साहब बोले, पहले जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उस पर साइन कीजिए। नेहा ने साइन किया। मानो नेहा को देखे जा रहा था। वकील बाबू बोले, दूल्हे राजा, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, फिर दुल्हन को निहारते रहना। नेहा मुस्कुराने लगी, फिर धीरे से मानो को चोटी काटी। मानो नींद से जागा और बोला, दीदी, नेहा आ गई, चलो मंडप में चलते हैं। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे और नेहा शर्म से लाल हो रही थी। श्वेता बोली, मेरे भाई, पहले जो तुम लोगों ने प्यार का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उस पर तो साइन कर लो। मानो हंसने लगा और नेहा के साथ उसने भी साइन किया। जैसा कि आपने अभी तक देखा कि नेहा और मानो ने कानून के मुताबिक भी शादी कर ली और एक दूसरे को कुछ वचन दिए। उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें कुछ शर्तें लिखी थी। 1. दोनों अपना जीवन आज़ादी से जिएंगे। 2. वक्त आने पर एक दूसरे के माता पिता की जिम्मेदारी उठाएंगे। 3. एक दूसरे पर कभी किसी बात का दबाव नहीं डालेंगे। 4. सदा एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। 5. दोनों की सहमत से ही परिवार बढ़ाएंगे। 6. एक दूसरे से और परिवार से विचार विमर्श किए बिना कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। 7. सदा एक दूसरे को अपने प्यार और वादे को याद दिलाते रहेंगे। मानो ने धीरे से नेहा का हाथ पकड़ा और बोला, मैं वादा करता हूँ इन वादों को और तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगर मैं भटक गया तो मुझे मेरे वादे को याद दिलाना। नेहा बोली, मैं भी इन वादों को याद रखूंगी और सदा हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगी। ममता बोली, मानो बेटा, हमारी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं कि छोटी मोटी आंधियों से डर जाए, और वैसे भी ईश्वर ने लड़कियों को एक अलग ही शक्ति दी है। आगे होने वाली घटनाओं को वो पहले ही भांप जाती है और खुद को उसके लिए तैयार कर लेती है, जैसे तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए भविष्य को भांपते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया। नीलिमा जी बोली, सही कहा आपने ममता जी। चलिए, इन दोनों की ख्वाहिशों को तो हम लोगों ने पूरा किया और इनकी शर्तों को हम सब ने मान भी लिया। अब बारी हमारी है। हमारी खुशियों के लिए इन्हें भी विधि विधान के अनुसार शादी करनी होगी। मानो बोला, माँ, बिना बड़ों के आशीर्वाद के ऐसे भी हम एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जब भी हमसे गलतियाँ होती हैं, बड़े ही तो होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इतना कहकर मानो ने नेहा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और नेहा ने भरोसे के साथ अपना हाथ उसके हाथ में दिया और दोनों वहां से मंडप की ओर चल पड़े। विधि विधान के अनुसार दोनों का विवाह कुछ घंटों में संपन्न हुआ और विदाई की बेला आई। ममता की आंखें आंसुओं से भीगी थी। वहीं नेहा की दादी फूट फूट कर रो रही थी। बड़ी मुश्किल से नरेंद्र बाबू ने अपने आंसुओं को रोक कर रखा था। आखिर उनकी लाडली की विदाई जो थी। नेहा नम आंखों से अपने पिता को बोली, पापा, आप मेरे फैसले से खुश हैं? मैंने कुछ गलती तो नहीं की है। अब आप मत रोइए, वरना मैं जा नहीं पाऊंगी। आप तो मेरी हिम्मत हैं, जो मुझे हमेशा सही फैसला लेने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म भी मुझे यही परिवार मिले। इतना कहकर नेहा फूट फूट कर रोने लगी। नरेंद्र बाबू मानो के परिवार के सामने हाथ जोड़कर बोले, मेरी बेटी दिल की बहुत साफ है, हर वक्त खुद से पहले परिवार को रखती है। देखिएगा, आपके परिवार में भी जाकर एक दूसरे से ऐसे संबंध बनाएगी कि
आप सब इसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाएंगे। सबकी आंखें नम थी। वहीं विशंभर नाथ जी कठोर हृदय का प्रदर्शन करते हुए बोले, मानो अब जल्दी से ये सब खत्म करो, रात की फ्लाइट से मुझे वापस जाना है। श्वेता धीरे से पिता को बोली, जिनके हृदय में बेटियों के लिए प्यार नहीं होता वही इन सब बातों को महत्व नहीं देते। पापा, आपको किसने रोका है? आप बेझिझक होटल जा सकते हैं। विशंभर नाथ जी मुंह बनाकर वहां से जाने लगे तो नीलिमा जी को भी उनके साथ जाना पड़ा। मानो कि जीजा जी ने नेहा का ध्यान रखने का आश्वासन दिया और हाथ जोड़कर सबसे विदा लिया। नम आंखों से नेहा अपने परिवार से दूर जा रही थी, मानो उसके हाथों को पकड़कर उसे हौसला दे रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों होटल पहुंचे। कमरे के दरवाजे पर श्वेता खड़ी हो गई। मानो बोला, दीदी अब ये क्या कर रही हैं? आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रही हैं? श्वेता बोली, देखो तो इस बेशर्म को, कितनी जल्दी है इसे अंदर जाने की। अरे पहले मेरा नेक तो दो, नहीं तो अंदर नहीं जा पाओगे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे इंतजार की घड़ियां और लंबी हो जाएं। नेहा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मानो बोला, क्या दीदी, कितने सालों का इंतजार अब खत्म होने को है और आप एक नेक के लिए मुझे रोक रही हैं? जीजा जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? मानो के जीजा जी बोले, साले साहब, यही एक ऐसी जगह है जहाँ जीजा कुछ नहीं कर पाता। मैं तो कहता हूँ कुछ ले देकर मामला खत्म करो और आगे की कार्रवाई शुरू करो। वहाँ सभी लोग हंसने लगे। मानो मुस्कुराता हुआ बोला, आपने क्या मुझे कच्चा खिलाड़ी समझ कर रखा है? मैंने भी कई फिल्में देखी हैं। इतना कहकर मानो अपने पॉकेट से एक डिब्बा निकाला और बहन को देते हुए बोला, मैं अपनी इतनी प्यारी सी बहन को कैसे नाराज कर सकता हूँ, और वो भी ऐसे दिन पर। आज तो मैं कोई चांस ही नहीं ले सकता। श्वेता भी अपना उपहार पाकर खुश हुई और पहले नेहा को कमरे के अंदर ले गई और मानो को कुछ पल के लिए इंतजार करने को कहा। नेहा को बैठाकर दूध का गिलास किनारे रखकर श्वेता बोली, नेहा, आज से मेरा भाई तुम्हारा हुआ। मैं दिल से दुआ करूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा साथ खड़े रहो, ना कि एक दूसरे के विरुद्ध। आशा करूंगी तुम हमेशा मेरे बुद्धू भाई की गलतियों को माफ करके उसे प्यार से समझाओगी। जब नेहा और श्वेता बातें कर रहे थे, बाहर दरवाजे पर मानो बेसब्री से टहल रहा था। मानो बाहर से बोला, अरे दीदी, अब बस भी करो, तुम मेरी बहन हो या उसकी सहेली? श्वेता हंसते हुए बाहर आई और बोली, कितना उतावला हो रहा है ये लड़का। अरे वो अब तुम्हारी प्रेमिका नहीं, तुम्हारी पत्नी है। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, फिर इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो बोला, आप नहीं समझोगी, कितना इंतजार किया है इस दिन का। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि जब समाज और कानून की मोहर लगेगी फिर बेझिझक एक दूसरे के लिए जिएंगे। इतना कहकर मानो अंदर चला गया। अंदर जाते ही मानो ने पहले दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही मानो ने दरवाज़ा बंद किया, नेहा खुद को अपने ही अंदर समेटने लगी। जैसे जैसे मानो कमरे के अंदर अपने कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे नेहा खुद को समेटती जा रही थी और सोच रही थी, ये तो वही मानो है, फिर मेरी धड़कन इतनी क्यों बढ़ रही? मानो नेहा के पास बैठा और बोला, आज मैं तुम्हारा नया रूप देख रहा हूँ। वो बिंदास बेफिक्री से जीने वाले इस गुलाबी जोड़े में गुलाब की खुशबू की तरह अपनी महक फैला रही है। कोई मेरी नज़र से तुम्हें देखे तब सोचेगा कि आखिर मैंने इस हीरे को पाने के लिए जो इंतजार किया वो कम ही था। नेहा धीरे से बोली, नीरस आदमी शायरी कब से करने लगा? मानो हंसकर बोला, मुझे नीरस से शायर बनाने वाले भी तुम ही हो। आज की रात को मैं ऐसा बना दूंगा कि जीवन भर तुम याद रखोगी कि तुम्हें कैसा नीरस आदमी मिला था। नेहा उसकी बातों को सुनकर हंसने लगी। मानो ने धीरे से नेहा का घूंघट उठाया और आह भरते हुए बोला, हाय, कहाँ छुपा कर रखा था अपना ये रूप। सच कहते हैं मेरे दोस्त, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम मुझे मिली। अब इंतजार नहीं होता तुम्हारे बिना, हमें एक पल रहना गंवारा नहीं है। अब चाहे तुम जितनी भी शर्तें बना लो, मैं सब शर्तों को बिना सोचे समझे मानने के लिए तैयार हूँ। नेहा शर्म से लाल हुई जा रही थी। मानो ने धीरे से नेहा के गालों को स्पर्श किया। नेहा खुद को रोक नहीं पाई और मानो से लिपट गई और बोली, अब मैं तुम्हें अपने पास आने से कभी नहीं रोकूंगी, और किस्मत वाली तो मैं हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला। मानो ने नेहा को कसकर अपनी बाहों में छुपा लिया और बुझा दी। फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। अगले दिन नेहा मीठी नींद में सोई थी। अचानक उसे याद आया कि माँ ने कहा था
कल जिंदगी की नई शुरुआत होगी, तो सुबह जल्दी जागना है और सबके जागने से पहले ही तैयार होकर सबसे मंदिर में ज्योत जलाना और बड़ों का आशीर्वाद लेना। नेहा जगी ये सुबह और दिनों की सुबह से बिल्कुल अलग थी। सब कुछ बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू थी और पास में उसका हम सफ़र था। नेहा ने धीरे से मानो का हाथ खुद से अलग किया तो मानो नींद से बोला में बोला, अब तुम मुझसे दूर मत जाओ, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ये बात मान जाओ। नेहा धीरे से बिस्तर से निकली और माँ के बताए अनुसार किया। मंदिर में जाकर भगवान का आभार प्रकट की और ज्योति जलाई। घंटे की आवाज़ से धीरे धीरे सबकी नींद खुल गई। श्वेता बाहर निकल कर आई और बोली, सुप्रभात नेहा, इस घर में तुम्हारी पहली सुबह, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहली बार इस घर की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं भी अपने मायके आई हूँ। नीलिमा कमरे से बाहर निकल कर आई। नेहा ने नीलिमा के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया। नीलिमा बोली, सही कह रही है श्वेता, बहुत दिनों बाद इस घर में इतनी जल्दी सुबह हुई है, वरना हमें तो लेट से जागने की आदत है। श्वेता, आज सोसाइटी के बहुत सारे लोग नेहा को देखने आएंगे, तो इसे तैयार कर देना। नेहा बोली, मम्मी जी मैं तो तैयार हूँ। तभी कमरे से विशंभर नाथ जी बोले, इतनी सुबह सुबह घर में कौन शोर मचा रहा है? ये घर है, कोई मंदिर नहीं कि घंटी बजाए जा रहे हो। नेहा ने आश्चर्य से देखा तो नीलिमा बोली, बहू इनकी बातों को बुरा मत मानो, हमारे घर में ज़्यादा शोर शराबा होता नहीं है, तो कल से तुम बिना घंटी बजाए ही पूजा कर लेना। और हाँ, हमारी सोसाइटी में ऐसी साड़ियों में बहू बेटियां सबके सामने नहीं आती। श्वेता तुम्हें कोई अच्छी और महंगी साड़ी दे देगी, वो पहन के सबके सामने आना। इतना कहकर नीलिमा वहाँ से चली गई। नेहा आश्चर्य से अपने सास ससुर को देख रही थी और सोच रही थी कि दादी कहती थी, मंदिर घंटियों की आवाज़ से मन के द्वेष दूर चले जाते हैं और अगरबत्तियों की सुगंध से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। पर यहाँ तो श्वेता बोली, नेहा मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, पर यहाँ सब ऐसे ही है, सब अपने बारे में सोचते हैं, सामने वाले की खुशी के बारे में कोई नहीं सोचता। पर मैं आशा करती हूँ तुम अपनी ऊर्जा और प्यार से सबका मन बदल दोगी। तुम्हारी साड़ियों का कलेक्शन देखते हैं। इतना कहकर श्वेता नेहा के साथ चली गई और नेहा के मन में तो कई सवाल उठ रहे थे। नेहा को श्वेता ने नीलिमा की दी हुई महंगी साड़ियाँ दिखाई, पर नेहा को कोई भी पसंद नहीं आई। श्वेता समझ गई कि नेहा सादगी से जीने वाली लड़की है, तो उसने नेहा के साथ जबरदस्ती नहीं की और बोली, नेहा तुम्हें जो पसंद है तो वही पहनो। इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं, बल्कि कपड़ों की पहचान इंसान से होती है। नेहा शाम की तैयारियों में जुटी थी तो मानो घूम फिरकर नेहा के आसपास मंडराता। तो श्वेता बोली, मानो इसे परेशान मत करना, शाम में इसकी मुंह दिखाई है, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो माँ के साथ पापा के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा, याद रखना। इतना कहकर श्वेता हंसती हुई कमरे से बाहर चली गई। मानो के डरे हुए चेहरे को देखकर नेहा हंसने लगी। मानो बोला, बड़ी हंसी आ रही है, कोई तुम्हारे पति का मजाक उड़ाकर चला गया और तुम हंस रही हो। नेहा बोली, पति कौन? किसका पति? मानो हैरानी से नेहा को देख रहा था। नेहा हंसकर बोली, पहले तुम मेरे दोस्त हो, बाद में पति। तो ये हंसी उस नीरस दोस्त के लिए थी जिसके पसीने छूट जाते थे। और जहाँ तक पति की बात है, मजाल है मेरे पति का कोई कुछ कह दे, मैं तो उससे लड़ जाऊंगी। इतना कहकर नेहा हंसने लगी। मानव ने उसे प्यार से बाहों में भर लिया। नेहा मानव को खुद से दूर करते हुए बोली, अब बस, बाकी का प्यार बाद में करना, मुझे शाम की तैयारी करने दो, वरना मम्मी जी कहेंगी पहले ही दिन मैंने उन्हें निराश कर दिया। मानव बोला, तुम्हें सबकी पड़ी है, मेरी नहीं। नेहा बोली, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, पर प्यार परिवार से भी होता है, और जहाँ परिवार साथ हो वहाँ प्यार फलता फूलता है, समझे बुद्धू पति देव। इतना कहते हुए नेहा तैयार होने चली गई। नेहा तैयार होने लगी तो मानो अपना लैपटॉप खोलकर मेल चेक करने लगा। नेहा तैयार होकर निकली। जैसे ही मानो उसकी तरफ बढ़ा, श्वेता दरवाजे पर दस्तक देती हुई अंदर आई और बोली, मानो अभी मैं नेहा को नीचे ले जाऊंगी, मेहमान आ चुके हैं और माँ आवाज़ लगा रही है, तुम अपनी पत्नी की खूबसूरती बाद में देखते रहना।
नेहा लाल बनारसी साड़ी में भला की खूबसूरत लग रही थी। बेचारा मानो नेहा को निहारता रहा और नेहा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। श्वेता नेहा को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो सोसाइटी की सभी औरतें नेहा की खूबसूरती की चर्चा कर रही थी। वहीं नीलिमा की नज़र नेहा की साड़ी पर थी। वो धीरे से नेहा के पास गई और बोली, नेहा, ये कैसी आउटडेटेड साड़ी पहन के आ गई हो? मैंने तुम्हें समझाया था। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे इन साड़ियों को पहनने में कोई परेशानी नहीं थी, पर मैं उसमें सहज नहीं हो पाती। और फिर किसी ने मुझसे कहा कि कपड़ों से हमारी पहचान नहीं, बल्कि हमसे कपड़ों की पहचान होती है। उसकी बात सुनकर श्वेता मुस्कुराने लगी तो नीलिमा श्वेता को बोली, श्वेता, ये बड़ी बड़ी बातें अपनी सोसाइटी में करो, यहाँ नहीं। जैसे ही नीलिमा नेहा के हाथों को पकड़ आगे ले जा रही थी, नेहा ने दूसरे हाथ से श्वेता को थामे रखी। सोसाइटी की कुछ औरतें बोली, नीलिमा, तुम्हारा बेटा तो जौहरी निकला, बिल्कुल हीरा ढूंढ कर लाया है। इसकी साड़ी को देखकर लगता है इस हीरे को तराशना अभी बाकी है, और तुमसे अच्छा कौन इस हीरे को तराश सकता है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहू भी तुम्हारी बेटी की तरह अपनी एक अलग दुनिया बसा ले। बहू बहुत अच्छी है, बस उसे एक अपनी सोसाइटी के लायक बनाना होगा। नीलिमा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रही थी, वहीं श्वेता का चेहरा उदास हो गया तो नेहा बोली, आप सब मुझसे बड़ी हैं, अगर बहू बेटी में कोई कमी हो तो सिर्फ मेरी सास क्यों, आप सब भी मुझे बता सकती हैं, क्योंकि कभी ना कभी आप सब भी बहू होंगी और अपनी सास के द्वारा आप भी तराशी गई होंगी। तराशने के बाद अगर बहू ऐसी होती है तो मुझे लगता है मैं हीरा नहीं, वो पत्थर बनूं, जिसे अंगूठी में नहीं बल्कि मन के मंदिर में एक कोना भी मिल जाए तो बहुत है। श्वेता की आंखों में आंसू आ गए तो नेहा ने अपने पल्लू से उसके आंसू को पोंछा और बोली, दीदी, आप क्यों रो रही हैं? दुखी तो उन लोगों को होना चाहिए जो अपने ही घर की बेटियों को महत्व नहीं देते। जब मायके में ही महत्व ना मिले तो ससुराल में उसकी क्या कदर होगी। श्वेता बोली, नेहा, तुम्हारी जैसी हिम्मत मुझ में नहीं थी, तभी तो कम उम्र में माँ बाप ने शादी के लिए कहा और मैं चुपचाप सर झुकाए मान ली। वो तो शुक्र है उस भगवान का कि उसने मेरे साथ इंसाफ किया, मुझे समझदार पति दिया जिसने अपने घर में मेरा मान सम्मान रखा और मुझे भी अपनी एक जगह बनाने का मौका दिया। नेहा बोली, दीदी, जिंदगी के सफ़र में अगर बेहतर साथी मिल जाए तो ज़िंदगी के सफ़र का मज़ा ही कुछ और होता है। इन्हीं सब कारणों से मैंने अपने आने वाले जीवन के लिए कुछ शर्तें रखी ताकि बाद में मुझे पछताना ना पड़े और किस सफ़र में तकलीफ़ नहीं होती। उन तकलीफ़ों से गुजर के ही इंसान निखरता है और फिर बाद में अपने बीते हुए सफ़र को जब याद करता है तो उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास और जो खुशी दिखती है वो जीवन भर के लिए होती है। मैं सदा आपके सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना करूंगी। जहां नेहा अपनी ननद को हौसला दे रही थी, वहीं नीलिमा की सहेलियां उससे कह रही थी, नीलिमा, तुम्हारा पत्ता तो इस घर से कटने वाला है। नई बहू के तेवर होंगे तो आगे ये क्या करेगी? देखने से तो लग रहा है मिडिल क्लास फैमिली की है, पर तेवर तो देखो, थोड़ा संभल के रखना। नेहा हाथ जोड़कर सभी महिलाओं से बोली, अगर आपको मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। हाँ, हूँ मैं मिडिल क्लास फैमिली की, जहाँ रिश्तों के मायने समझाए जाते हैं, जिंदगी के सफ़र में कैसे एक दूसरे का साथ दिया जाता है वो सिखाया जाता है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों और पैसों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होता है, जो कि मेरे ससुराल में भरपूर मात्रा में है। नीलिमा नेहा से बोली, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपने दिन याद आ गए। इस चकाचौंध और दिखावे के समाज में मेरी पुरानी छवि कब खो गई मुझे पता भी नहीं चला। बस इस घर में यूं ही प्यार बनाए रखना। ननद भाभी का ऐसा प्यार बहुत कम देखने को मिलता है। नीलिमा की सहेलियां बोली, नीलिमा, तुम्हें अपनी बहू की बातें सही लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम गलत कह रहे थे। क्या हमारा अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया था? नीलिमा उन सबको बोली, आप गलत नहीं हैं, यह हमारी सोच गलत हो गई है। एक बार सोच कर देखिए, हम जिस परिवार से आए हैं, क्या हम वहाँ भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे? क्या हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाते थे? नहीं थे। ये और पाने की चाहत और दूसरे से आगे बढ़ने की चाहत ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। नीलिमा समझाती रही पर उसकी सहेलियां एक न मानी और उससे नाराज होकर चली गई। नेहा को अपनी मुंह दिखाई की रस्म
खराब होने को अब बिल्कुल दुख नहीं था। उसे इस बात की खुशी थी कि कहीं ना कहीं श्वेता को उसके मायके में फिर से वही पुराना प्यार दुलार मिलने लगा। पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ा, परंतु इस बात का पता जब विशंभर नाथ जी को लगा, वो बहुत नाराज हुए और पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा। थोड़ी देर में ही पूरा परिवार हॉल में एक लाइन से कैदियों की तरफ खड़ा हो गया। नेहा कभी ऐसे माहौल में नहीं रही थी, तो उसे बड़ा अटपटा लग रहा था। वो कभी श्वेता को देखती तो कभी मानो को देखती। फिर धीरे से मानो को बोली, हम ऐसे क्यों इकट्ठा हुए हैं, जैसे अभी जेलर आएंगे और हमें सजा सुनाएंगे। मानो मुस्कुरा कर बोला, कुछ ऐसा ही समझ लो, थोड़ी देर में पूरी फिल्म देख लोगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर में ऐसा बरबस क्यों था। ये तुम्हारे घर का माहौल नहीं जहाँ तुम सब इकट्ठा होकर मस्ती करते हो। यहाँ घर वालों के साथ मस्ती मजाक नहीं, बस उन्हें फैसले सुनाने के लिए मिला जाता है। थोड़ी देर में विशंभर नाथ जी अपने कमरे से निकले और बोले, मानो तुमने हमारे खिलाफ जाकर शादी की, हम कुछ नहीं कर पाए, पर अपनी पत्नी को इस घर के तौर तरीके सिखाओ। मध्यम वर्गीय विचार यहाँ नहीं चलेगी। आज औरतें बातें बना रही हैं, कल को पुरुष भी बात करने लगेंगे। 2 दिन बाद मैंने तुम दोनों के लिए बहुत बड़ा आयोजन रखा है। आशा करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे। फिर वो बेटी की तरफ मुड़े और बोले, और श्वेता तुम तो इस घर की परंपराओं से तुम भली भांति परिचित हो। जब तक हो आशा करता हूँ कोई गलती नहीं करोगी, और मानो की पत्नी को हर चीज़ की जानकारी देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जैसे ही नेहा कुछ बोलना चाहिए, विशंभर नाथ जी ने उसे रोकते हुए कहा, जब तुम्हें कुछ कहने के लिए कहा जाए तब बोलना, बीच में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। नेहा कहाँ किसी के रोकने से रुकने वाली थी, वो तो अपने ही शर्तों पर जिंदगी जीती थी। उसने कहा, पापा जी माफ़ी चाहूँगी, पर ये घर है, कोई अदालत नहीं है, और हम सब आपके बच्चे हैं, कोई कैदी नहीं है। जब जज बोले तब हम बोलेंगे, हमें भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। अगर हम गलत हैं तो सर झुकाकर आपका फैसला मानेंगे। विशंभर नाथ जी गुस्से में बोले, लड़की तुम कुछ ज़्यादा ही बोलती हो। हमारे घर में ये चलन नहीं, घर की लड़कियों को एक सीमा तक बोलने का अधिकार है। तभी मानो उनकी बात को बीच में काटते हुए बोला, पापा आप नेहा को लड़की कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? आप भूल रहे हैं कि वो आपकी बहू है। विशंभर नाथ जी बोले, वाह, गूंगे के मुंह में भी जबान आ गई। इस लड़की के संसर्ग में रहकर तुम अपने पिता से बहस करना सीख गए। एक पल को मानो सहम गया, फिर नेहा ने धीरे से उसका हाथ थामा तो मानो बोला, सही कहा आपने, पहले मैं गूंगा था, मुझे क्या अच्छा लगता है, इससे कभी आपको या माँ को कोई मतलब नहीं रहा, पर जिंदगी के सफ़र में अपनी भावनाओं को पहचानने की कला मुझे मेरी पत्नी ने सिखाई। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरी पत्नी से विनम्रता से बात करें, तब हम आपकी बातों पर गौर करेंगे। इतना कहते हुए मानो ने नेहा का हाथ पकड़ा और अपने कमरे की तरफ चला गया। नीलिमा और श्वेता आश्चर्य से मानो की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इतने सालों में पहली बार मानो ने अपने पिता से इतनी देर आंखों में आंखें डालकर बात की होगी। श्वेता चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली गई। विशंभर नाथ जी नीलिमा से बोले, देखा तुमने एक मध्यम वर्गीय लड़की से संसर्ग में आने से तुम्हारे बेटे में कितना बदलाव आया है। आगे आगे देखो वो क्या करता है। कहीं 2 दिन बाद के उत्सव में इस लड़की की वजह से मेरी इज्जत ना मिट्टी में मिला दे। नीलिमा बोली, आप बार बार नेहा को लड़की कहकर क्यों पुकार रहे हैं? सही तो कह रहा था मानो, वो हमारी बहू है, कम से कम उसका नाम लेकर बोलिए। और आप चिंता क्यों करते हो, वो बहुत समझदार है। 2 दिन के बाद का उत्सव बहुत ही अच्छे से होगा, आप निश्चिंत रहिए। पति का भरोसा देकर नीलिमा बच्चों के कमरे में चली गई। 2 दिन बाद नेहा का रिसेप्शन था। नेहा ने अपनी सास का मन रखने के लिए उनकी पसंद की साड़ी पहनी और विनम्र भाव से सबका स्वागत किया। जितने भी लोग आए सब नेहा से बहुत प्रभावित थे और विशंभर नाथ जी को बोले, विशंभर नाथ जी आपको तो बैठे बिठाए हीरा मिल गया। आज के ज़माने में इतनी संस्कारी लड़की कहाँ मिलती है। आज की लड़कियों को तो पैसों के लिए लड़कों से शादी करती हैं और लाज शर्म कहीं दूर फेंक आती हैं। आपकी बहू के माता पिता ने इसे अच्छे संस्कार दिए हैं, जो इसके चेहरे के तेज से पता चल रहा है। बहुत बहुत बधाई हो। विशंभर नाथ जी अपने चेहरे पर झूठी हंसी सजाए हुए थे। वहीं मानो नेहा को
अपनी पत्नी के रूप में देखकर गर्व महसूस कर रहा था। नेहा इतनी भारी साड़ी और जेवरात में खुद को असहज महसूस कर रही थी। मानो बोला, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी, बस थोड़ी देर की दिक्कत है। मैं जानता हूँ तुम इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करती हो। हम 1-2 दिन में इन सब चीज़ों से कहीं दूर चले जाएंगे। नेहा बड़े आश्चर्य से मानो को देख रही थी और उसके मन में क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ घंटे में उत्सव खत्म हुआ। नीलिमा नेहा से बोली, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में आराम करो। तभी श्वेता बोली, माँ मुझे भी कल निकलना है, वहाँ मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत है, तो मैं भी अब आराम करने जाती हूँ। नीलिमा ने उसे कुछ रोज़ रुकने के लिए कहा तो वो बोली, नहीं माँ, मेरे सास ससुर, मेरे पति को मेरी ज़रूरत है। मायके में तो बेटी मेहमान होती है और मेहमान का ज़्यादा दिन रुकना अच्छा नहीं। ऐसा ना हो कि इज्जत मिल रही है वो कहीं छीन जाए। इतना कहकर श्वेता अपने कमरे में चली गई। नेहा अपने कमरे में गई, साड़ी जेवर सब खोलकर एक तरफ रख दी। मानव ने उसे बाहों में भरा और कहा, तुम इतनी भारी जेवरात में मेरी नेहा लग नहीं रही थी। तुम तो बिल्कुल इस धरती की तरह जो अपनी ही सुंदरता से सरोबार रहती है वैसी मुझे सुंदर लगती हो। नेहा बोली, क्या बात है पतिदेव, आज तो बहुत तारीफ कर रहे हो। और तुम वहाँ स्टेज पर कहाँ जाने की बात कर रहे थे? अगर मन में कुछ उलझन है तो मुझे बताओ। मानो बोला, नेहा तुम्हारे आने के बाद माँ का स्वभाव तो बहुत बदल गया है, जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। पापा के स्वभाव में भी कभी बदलाव नहीं आएगा। उनके पैसों का घमंड उन्हें कभी बदलने ही नहीं देगा। आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे जो तुम्हारे मन को ठेस पहुँच जाएगा। मुझे मालूम है तुम बोलोगी कोई बात नहीं, पर मुझे इन सब चीज़ों से घुटन होती है। ऐसे माहौल में मेरा दम घुटता है। चलो कहीं घूमने चलते हैं, फिर हमारी छुट्टी भी खत्म हो जाएगी, ऑफिस भी तो ज्वाइन करना होगा। नेहा मानो की मनोदशा समझ रही थी। उसने मानो के होठों पर अपनी उंगली रखी और बोली, एक सांस में कितना बोलते हो। कोई अपनी नई दुल्हन से इस तरह बात करता है? मुझे भी अपना वो पुराना मानो चाहिए, ये नहीं। मानो मुस्कुराते हुए नेहा को बाहों में भर लेता है और अपनी ही दुनिया में दोनों खो जाते हैं। नेहा सुबह सुबह जग गई, बिना शोर किए हुए अपनी पूजा समाप्त की। जब नीलिमा उसके पास आई तो नेहा ने बड़े प्यार से नीलिमा को प्रसाद दिया और उनके हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। आशा करती हूँ आप मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। नीलिमा बोली, हाँ हाँ नेहा, बोलो ना, क्या कहना चाहती हो। फिर नेहा ने मानव और अपनी कल रात की कही हुई बातों को दोहराया। नीलिमा की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे को यहाँ तकलीफ हो रही होगी। नेहा, जहाँ मेरा बेटा खुश रहे तुम उसे वहाँ ले जाओ। बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि तुम बिगड़े हुए रिश्ते को फिर से जोड़ दोगी और मेरे मानो को सदा ख्याल रखोगी। नेहा ने आगे बढ़कर नीलिमा को गले से लगा ली और बोली, आप मुझे बेटी समझती हैं तो मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। बार बार यहाँ आती जाती रहूँगी ताकि मानो को यह एहसास हो कि उसका घर है और आप सब भी उसके अपने हैं। बस आपको भी मेरी सहायता करनी होगी और पापा जी को इस बात के लिए मनाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मानो को यह लगता है कि वो अपने बच्चों से ज़्यादा अपने रुतबे और पैसों से प्यार करते हैं। मुझे मालूम है ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके भी सीने में एक पिता का दिल है, बस वो जता नहीं पा रहे हैं। नीलिमा नेहा से बहुत प्रभावित हुई। वो बोली, तुम कितनी सहजता से किसी बात को समझती और समझाती हो। सही कहा था मानो की जिंदगी के सफर में तुम कितनी सहजता से किसी बात को समझती और समझाती हो। सही कहा था मानो कि जिंदगी के सफर में तुमसे बेहतर साथी उसे मिल ही नहीं सकता था। तभी उधर से श्वेता आई और बोली, लो, पहले मेरे भाई को अपना बना लिया, अब मेरी माँ को अपना बना लिया। ये नेहा नहीं, चाशनी की टोकरी है। माँ नेहा पर भरोसा रखिए, ये सब ठीक कर देगी और हम सब इसके साथ हैं तो एक ना एक दिन हमारा ये घर नेहा की हंसी और छोटे छोटे नेहा और मानो की किलकारियों से गूंजेगा। क्यों नेहा? श्वेता के इतना कहते ही नेहा शर्माई और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। 2 दिन बाद नेहा और मानो माता पिता
से आशीर्वाद लेकर हनीमून के लिए शिमला निकल रहे थे। मानो नीलिमा से बोला, माँ 10 दिन बाद हमारी छुट्टी भी खत्म हो जाएगी तो कुछ रोज हम शिमला में रुकेंगे, फिर नेहा के पग फेरे के लिए उसके घर जाएंगे, उसके बाद हम बेंगलुरु वापस अपने काम पर चले जाएंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा। विशंबर नाथ जी बोले, ससुराल जाकर घर जमाई मत बन जाना, तुम्हारा घर यहाँ है तो यहाँ आते जाते रहना। मानो ने नेहा को देखा, फिर नीलिमा की तरफ देखा। नीलिमा कुछ कहती उससे पहले ही नेहा विशंबर नाथ जी के पैर छूकर बोली, पापा जी वो तो मेरा मायका है, घर तो मेरा ये है, जैसे मेरे मम्मी पापा वैसे ही आप लोग, हम कभी आपको निराश नहीं करेंगे। इतना कहते हुए दोनों ने विदा लिया। जाते हुए बच्चों को देखकर नीलिमा की आंखों में आंसू आ गए और विशंबर नाथ जी पलट कर जाने लगे। नीलिमा बोली, कभी तो अपनी कॉलर नीचे करके एक पिता का रूप ले लिया करो। दोनों बच्चों की शादी हो गई पर आपकी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई। वो तो बहू अच्छी मिली है जिसने वापस बेटी और बेटे को हमारे पास ला दिया। आपसे विनती है कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएं, कि मैं वो पुरानी और अकेले रहने वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहती जहाँ दोस्त भी बस मतलब के होते हैं। इतना कहते हुए नीलिमा फूट फूट कर रोने लगी। विशंबर नाथ जी उसे हौसला देते हुए बोले, नीलिमा इतनी जल्दी बदलना तो मुश्किल है, पर हाँ मैं तुम्हारे लिए कोशिश जरूर करूँगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। नेहा और मानो के जाने के बाद घर सूना सूना लग रहा था। नीलिमा जी उदास बैठी रहती थी। जब कोई किटी पार्टी और शॉपिंग नहीं होती तो उनका मन नहीं लगता। फिर नेहा और मानो से बातें करती। नेहा जब अपने मायके और हनीमून से लौट कर आई तो वहाँ की सारी तस्वीरें और ज़िंदगी के नए सफ़र का अनुभव नीलिमा जी के साथ उसने साझा किया। ये सब सुनकर नीलिमा जी का मन थोड़ा बदल जाता। नीलिमा की उदासी देखकर विशंबर नाथ जी को उसकी चिंता होने लगी थी। इधर मानव और नेहा ने ऑफिस ज्वाइन किया तो दोस्तों ने उनके नए नए अनुभवों के बारे में जाना। रेखा नेहा से बोली, पहले तो शादी से इनकार कर रही थी और शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, क्या किया अपने दोस्तों को भूल गई। नेहा बोली, मैंने सोचा नहीं था कि शादी के बाद मेरी सोच इतनी बदल जाएगी। मैं आज तक शादी को एक बंधन जो लड़की की आज़ादी छीन लेता है ऐसा समझती थी, पर मेरी सोच बिल्कुल गलत थी। ये प्यार का बंधन हमें उपहार में बहुत कुछ देता है, जैसे नए माता पिता, ननद और ना जाने कितने सारे रिश्तेदार, और उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। अब मुझे उन जिम्मेदारियों को निभाना है और कुछ बिछड़े हुए अपनों को मिलाना है। नेहा में हुए बदलाव से हर कोई हैरान था। जहां उसकी मां अपनी बेटी को समझदार और सबल बनाते हुए देखकर खुश हो रही थी, वहीं उसकी संगी साथी भी आश्चर्य हो रहे थे कि जो चुलबुली नेहा कुछ साल पहले हमारे सामने आई थी वो विवाह के उपरांत बिल्कुल बदल गई। अब वो एक जिम्मेदार पत्नी और बहू के रूप में दिख रही थी, जिसके चेहरे की तेज आत्मविश्वास से भरी थी। करीब 15-20 दिन बाद नेहा मानो से बोली, दिसंबर का महीना आ रहा है, क्रिसमस की छुट्टियां मिलेंगी तो क्यों ना हम मम्मी पापा और तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ बुलाएं। आखिर उन्हें भी तो अपने बहू बेटे से कुछ उम्मीदें होंगी। मानो बोला, नई नई शादी हुई है, तुम कहाँ फिर से लोगों को जुटाने में लगी हो। अरे यही समय है जब हम एक दूसरे के साथ अकेले वक्त बिता सकते हैं, और तुम हो कि मेला लगाना चाहती हो। नेहा बोली, मानो वो अरेंज मैरिज में होता है जहाँ लड़की लड़के एक दूसरे को जानते नहीं हैं। हम तो एक दूसरे को काफ़ी समय दे चुके हैं और अच्छी तरीके से जान भी चुके हैं। अब समय है एक दूसरे के परिवार को हम जानें, और एक दूसरे को और जानने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। मानो मुस्कुरा कर बोला, तुम तो बिल्कुल बदल गई। अब तो तुम पत्नी की तरह मुझे ऑर्डर देती हो और हक जमाती हो। नेहा बोली, यही तो तुम चाहते हो। याद है तुम कहते थे कि जब मैं तुम पर हक जमाती हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है, तो अब तो मेरे पास लाइसेंस हो गया है। वो नेहा को बाहों में भरते हुए बोला, मैं पहले भी तुम्हारी बातों से इनकार नहीं करता था और आज भी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर यह वक्त तो अभी मेरा है। इतना कहते हुए दोनों एक दूसरे में खो गए।
कुछ दिन बाद श्वेता का नेहा को फ़ोन आया और उसने बताया कि आज पहली बार पापा ने मुझे फ़ोन किया और माँ के बारे में बताया कि तुम लोगों के जाने के बाद माँ बहुत उदास रहती है। फिर नेहा ने अपनी योजना के बारे में उससे चर्चा की। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश हुई कि नेहा पूरे परिवार को इकट्ठा करना चाहती है। नेहा और मानो ने अपने बड़ों से राय ली और ऑफिस से कुछ लोन लेकर 3 रूम का फ्लैट खरीदा, जिसे वो शादी के पहले ही देख रहे थे। अब धीरे धीरे हर महीने वो किस्त चुकाते जाएंगे। फिलहाल उन्होंने ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया, बस ज़रूरत के हिसाब से खरीदा और अपने घर को सजाने की तैयारी करने लगे, जिसमें उसके सभी दोस्तों ने भी बहुत मदद की। समय बीता। सब कुछ ठीक करने के बाद नेहा ने नीलिमा को फ़ोन किया। बहू की आवाज़ सुनकर नीलिमा का चेहरा खिल गया। नेहा बोली, मम्मी जी, हमें आपकी और पापा जी की कमी महसूस हो रही है, तो क्यों ना कुछ रोज़ के लिए आप यहाँ आ जाइए। ऑफिस में 3 दिन की छुट्टी होगी, आप सब यहाँ रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अपनी मम्मी पापा और दादी को भी बुलाया है, सब मिलजुल कर बड़े दिन की छुट्टियों का मज़ा लेंगे। मानो ने अपने पिता से बात की। विशंभर नाथ जी ज़्यादा कुछ बोले नहीं, परंतु नीलिमा के कहने पर उन्होंने हाँ कर दी। मानो को बहुत अच्छा लगा कि पहली बार पिता उसकी बातों से सहमत हैं। कुछ रोज बाद पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। बेटी की गृहस्थी देखकर ममता बहुत खुश थी। वहीं सुमन जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी चुलबुली नेहा अपने घर गृहस्थी इतनी सुंदर तरीके से संभाल रही है। विशंभर नाथ जी जब वहां आए तो वहां की व्यवस्था उन्हें कुछ अच्छी नहीं लगी। मानो बोला, पापा मैं जानता हूँ आपको ऐशो आराम में रहने की आदत है, पर हम धीरे धीरे सब कुछ लेंगे। बस थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी, उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहूँगा। नेहा ने सबको चाय नाश्ता करवाया। फिर थोड़ी देर दोनों परिवार अलग अलग कमरे में आराम करने लगे। विशंभर नाथ जी अपनी परेशानी नीलिमा से बोली। नीलिमा बोली, याद कीजिए वो दिन जब हमने भी ऐसी ही शुरुआत की थी। विशंभर नाथ जी बोले, मुझे याद है, पर उस वक्त हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था। मेरी भावनाओं को गलत मत समझो, मैंने आज तक बहू को कुछ नहीं दिया, तो क्या उपहार स्वरूप मैं उसकी गृहस्थी के कुछ सामान नहीं दे सकता। नीलिमा को ये बातें सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने अपनी ये बात नेहा के परिवार वालों से भी साझा की। ममता बोली, समधी जी की सोच गलत नहीं है, मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो बहुत स्वाभिमानी है। अगर मैं बोलूँगी तो वो साफ साफ इनकार कर देगी। बेहतर होगा आप नेहा से बात करें और दामाद जी से मैं बात करती हूँ। दोनों परिवारों में वैसा ही किया और बच्चों को आखिरकार मानना ही पड़ा। फिर क्या था, शुरू हुई खरीदारी। विशंभर नाथ जी ने बेटे बहू को उपहार में छोटा सा उसकी पसंद का सोफा और 2 कमरों का एसी दिया। वहीं माता पिता ने बेटी को एक छोटा सा फ्रिज और एक अलमारी दी, इस शर्त पर कि आगे से वो दोनों कभी नेहा और मानो को किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करें। सब मिलजुल कर एक साथ खाना खाते और सारा काम करते। विशंभर नाथ जी का नया रूप वहाँ देखने को मिला। जब भी नेहा बाजार जाती, विशंभर नाथ जी कहते, बहू तुम घर में रहो और मैं तुम्हारे पापा आज सब्जी भाजी लेकर आएंगे। ये सुनकर नीलिमा चौंक गई। तब ममता बोली, समधन जी, समधी जी का उठना बैठना ऐसे लोगों के बीच मेरे थे नहीं जिन्हें परिवार से कुछ लगाव नहीं था। आखिर इंसान समय के अनुसार बदलता ही है। पुरानी बातों को भूलकर आप भी एक नई शुरुआत कीजिए। अगले दिन जब सुमन जी पूजा कर रही थी तो जैसे ही उन्होंने हाथ में घंटी उठाई, नेहा ने उनके हाथों को पकड़ा और बोली, दादी घंटी मत बजाओ, पापा जी की नींद खराब हो जाएगी, उन्हें सुबह शोर शराबा पसंद नहीं है। सुमन जी ने नेहा को दुलार करती हुई बोली, हमारी बिटिया बहू का फर्ज निभा रही है, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपने सास ससुर की चिंता है। तभी विशंभर नाथ जी आए और बोले, माता जी आप अगरबत्ती भी जलाइए और घंटी भी बजाइए। किसी ने मुझसे कहा था कि घंटे की आवाज़ से मन का द्वेष चला जाता है और घर में सुख शांति का आगमन होता है। ये बात सुनकर नेहा मुस्कुराने लगी। नेहा कुछ बोलती उससे पहले विशंभर नाथ जी बोले, बहू अब जब
मैं भी तुम्हारे रंग में रंगना चाहता हूँ, तो मुझे रोको नहीं, बदलने दो। विशंबरनाथ जी की ये बातें सुनकर नेहा उनके गले से लग गई। नेहा और विशंबरनाथ जी का प्यार देखकर नीलिमा और मानो हैरान थे। तो ममता बोली, मेरी नेहा ऐसी ही है, हर किसी को बहुत जल्दी अपना बना लेती है। जहाँ रहती है वहाँ खुशियाँ और अपनापन बढ़ाती रहती है। मानो बोला, मम्मी जी आपने सही कहा, जब मेरे जैसे नीरस आदमी को उसने बदल दिया तो पापा का हृदय बदलने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पापा का ये रूप हम पहली बार देख रहे हैं। एक हफ्ता कैसे बीत गया किसी को पता नहीं चला। नेहा और मानो की छुट्टियां भी खत्म हुई और दोनों परिवार अपने अपने घर जाने लगे। विशंबरनाथ जी नेहा से बोले, बहू अभी तो जा रहे हैं, पर वहाँ घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। थोड़ी सी खुशियाँ वहाँ भी फैलाना, तुम्हारे बिना तुम्हारा ससुराल सूना रहेगा। नीलिमा हाथ जोड़कर ममता जी से बोली, किन शब्दों से आपका आभार प्रकट करूं, जो आपने अपनी बेटी हमारे घर में ब्याही। सच कहते हैं लोग, एक लड़की घर को स्वर्ग और नरक दोनों बनाती है। अगर बहू अच्छी मिल जाए तो बिगड़े हुए घर को भी सजाकर स्वर्ग बना देती है। आशा करती हूँ हम दोनों का परिवार यूं ही मिलता रहेगा और जीवन का सफर यूं ही चलता रहेगा। बेटी के ससुराल वालों से इतने अच्छे शब्द सुनकर कौन से माँ बाप खुश नहीं होते। बच्चों को आशीर्वाद देकर दोनों परिवार अपने अपने सफर पर निकल गए। पिता में आए हुए बदलाव के कारण मानो बहुत खुश था। उसके जाने के बाद नेहा का हाथ पकड़कर बोला, जिंदगी के सफर में सदा तुम मेरा साथ देना। आज मुझे लग रहा है कि मेरी पसंद सबसे अनोखी है। इस प्यार के कॉन्ट्रैक्ट को मैं अगले 7 जन्मों तक साइन करता रहूँगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? नेहा बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर ध्यान रखना जब कभी मेरी बात तुम्हें अच्छी ना लगे तो नाराज होने से अच्छा मुझसे एक बात जरूर करना, क्योंकि शादी के पहले और बाद की ज़िंदगी दोनों अलग अलग होती है। परिस्थितियाँ कई बार हमसे ना चाहते हुए भी ऐसे काम करवाती है जो हम करना नहीं चाहते। उस वक्त एक दूसरे को समझने और उसका साथ देने की ज़रूरत होती है। फिर हर मुश्किल चुटकियों में सुलझ जाती है। मानो हंसकर बोला, मैं शादी करके बीबी लाया हूँ या मास्टरनी, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं चाहता हूँ कल को जब हमारे बच्चे हो तो वो तुम्हारे जैसे समझदार हों और मेरे जैसे शरारती हों। नेहा मुस्कुरा कर बोली, पर कॉन्ट्रैक्ट में बच्चे तो थे नहीं और शुरू किया नहीं कि आगे की प्लानिंग करने लगे। पहले ये जो पूरा घर फैला हुआ है उसे समेटो और अपना काम करो। बड़े आए बच्चों की प्लानिंग करने वाले। मानो बोला, अरे शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो बच्चे भी तो होंगे ही। ऐसा करते हैं, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक और पॉइंट जोड़ देते हैं। मुझे तो 2 बच्चे चाहिए। नेहा उसकी बातों को अनसुना कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती गई और मानो उसके पीछे पीछे घूमता रहा। 1-2 महीने बीत गए और पता ही नहीं चला, परंतु हर वक्त समय एक जैसा नहीं होता। जहाँ प्यार हो वहाँ तो तकरार होती ही है और फिर इस प्यार की शुरुआत तकरार से ही हुई थी। एक रोज नेहा ऑफिस के किसी काम से बाहर गई। उसने इस बात की जानकारी मानो को दे दी। काम जल्दी खत्म हो जाने के बाद नेहा उधर से ही घर चली गई। नेहा को वक्त मिला तो उसने सोचा आज मानो की पसंद का कुछ बनाया जाए और उसने सारी तैयारी की। कुछ घंटे बाद मानो का फोन आया, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नेहा को एहसास हुआ कि वह घर आने की जानकारी मानो को देना भूल गई। फिर नेहा बोली, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैं घर आ गई। ये बात सुनकर मानो ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। करीब 45 मिनट बाद मानो घर आया और गुस्से में बैग एक तरफ फेंकते हुए बोला, ऑफिस से बाहर जा रही हो ये बता दिया, उधर से ही घर आ रही हो ये बताना जरूरी नहीं समझा? मैं पागलों की तरह वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सब मुझ पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि अब नेहा तुम्हारी प्रेमिका नहीं पत्नी है, अब वो तुम्हें और अपने इशारों पर नचाएगी। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो? नेहा बोली, मानती हूँ मुझसे भूल हुई है जो मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर क्या ये इतनी बड़ी बात है कि तुम घर आते ही मुझ पर चिल्लाओ? मैं भी काम करके थकती हूँ, पर आज सोचा वक्त मिला है तो क्यों ना पति के लिए कुछ व्यंजन बनाऊं। पर तुम
जहाँ तक इशारे पर नचाने की बात है, पत्नी से ज़्यादा प्रेमिका नचाती है। हमारे मामले में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो। शायद शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हारा व्यवहार बदलने लगा। इतना कहकर नेहा रसोई में चली गई। मानो कमरे में कपड़े बदलने लगा और सोचने लगा, यह ऑफिस से घर आकर मेरे लिए खाना बना रही थी और मैं फालतू में इस पर बरस पड़ा। थोड़ी देर में नेहा ने खाना लगाया और मानो को आवाज़ लगाई। मानो खाते हुए बोला, आज तो तुमने कढ़ी अच्छी बनाई है। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। खाना खाकर रसोई का काम निपटाकर वो सोने चली गई। अभी नीलिमा जी का फ़ोन आया। मानो ने सारी बात बताई। नीलिमा जी हंसते हुए बोली, बेटा, जब मर्द गलतियां करते तो औरत उसे उतना तूल नहीं देती, परंतु वही औरतों से छोटी सी गलती हो जाए तो वो उस पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं। अब अगर तुम अधिकार दिखाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे भी अपना अधिकार जमाना होगा। फिर रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाएगी। एक दूसरे पर भरोसा रखो। क्या हुआ अगर उसने फ़ोन नहीं किया तो फ़ोन करके पूछ लेती। माँ के समझाने के बाद मानो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गया और वापस आकर नेहा से बोला, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? नेहा ने कोई उत्तर नहीं दिया। मानो ने आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो ठंडी आइसक्रीम और अपने दिमाग को ठंडा कर लो। क्या नीरस की तरह गुस्से में लेटी हो? मानो के मुंह से नीरस शब्द सुनकर नेहा की हंसी छूट गई। नेहा बोली, आज पहली बार है जो तुमने मेरी भावनाओं पर शक किया और मैंने तुम्हें इस आइसक्रीम के बदले माफ़ किया। अगली बार से नहीं करूँगी। मैं सोच रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट के पन्ने को फ्रेम में करवा कर यहाँ लगवा दूँगी हूँ, ताकि सुबह शाम हम दोनों उसे देखें और याद रखें कि हम दोनों ने एक दूसरे से क्या वादे किए हैं। मानो हंसकर बोला, मैं अपने कहे हुए शब्द वापस लेता हूँ। अब क्या मुझे रुलाओगी? मैं तुम पर शक नहीं, तुम्हारी चिंता कर रहा था। अब क्या किया जाए? इन 2 सालों में तुम्हारे साथ आने जाने की आदत सी हो गई है। जब तुम साथ नहीं होती हो तो खाली खाली लगता है। रात गई बात गई। दोनों अपने वादों को याद करके मीठी नींद में सो गए। अगले दिन नेहा रसोई में लंच बॉक्स बना रही थी। मानो अपने और नेहा के कपड़ों को इस्त्री कर रहा था। नेहा बोली, क्यों कर रहे हो? मैं खुद कर लूँगी। मानो बोला, अरे हम लोग हर चीज़ के आधे आधे हिस्सेदार हैं, तो तुम अकेली काम क्यों करोगी? तुम रसोई का देख लो, मैं इधर का देख लेता हूँ। नेहा मुस्कुराने लगी। मानो फटाफट नाश्ता करके तैयार हो गया और लिफ्ट के पास जाकर खड़ा हो गया। लिफ्ट आई। मानो उसमें जाकर बोला, नेहा लिफ्ट आ गई है, देखो ये भी मेरी तरह तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। नेहा फटाफट दरवाज़ा बंद की, भागी भागी लिफ्ट में आई और बोली, तुम सुधरोगे नहीं। लिफ्ट में एक वृद्ध दंपति नेहा और मानो को देखकर हंसने लगे और बोले, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है? दोनों ने मुस्कुराकर हाँ में उत्तर दिया। दंपति बोले, जी भर के जिंदगी को जी लो, बस एक दूसरे पर हमेशा भरोसा रखना, फिर समय कैसे कट जाएगा और पहली सालगिरह से 50वीं सालगिरह आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जब से नेहा और मानो दोनों बाहर निकले तो मानो धीरे से नेहा का हाथ थामा और बोला, सोचो जब इनकी उम्र में हम आएंगे तो कैसे दिखेंगे? क्या मैं इसी तरह तुम्हारे लिए लिफ्ट रोक पाऊंगा? नेहा हंसकर बोली, कहीं बूढ़े होने के बाद फिर से तुम नीरस और बेरस तो नहीं हो जाओगे? मानो इधर उधर देखा और जल्दी से उसका चुम्बन लेते हुए बोला, मैं तो आज जैसा हूँ 50 साल भी ऐसा ही रहूँगा। नेहा इधर उधर देखी और शर्माते हुए बोली, तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो। जैसा कि आप सबने देखा, खट्टी मीठी नोक झोंक से नेहा और मानो का सफ़र यूं ही चलता रहा। माता पिता से मिलना जुलना लगा रहता था। धीरे धीरे सभी रिश्ते सुधरने लगे। अब तो श्वेता भी साल में एक बार मायके आती तो मानो अपने माता पिता से दूर दूर रहता था। अब वो अपने मन की हर बात उनसे साझा करता और ये सब नेहा की सोच की बदौलत संभव होगा। सुमन जी अपनी पोती का बसता हुआ घर देख ली और आने वाले जीवन के लिए उसे ढेर सारे आशीर्वाद देकर इस दुनिया से चली गई। आज नेहा की चौथ की सालगिरह थी। पूरा परिवार इकट्ठा था। शाम में पार्टी थी। दोपहर में सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अचानक नेहा ममता से बोली, लगता है बहुत थकान हो गई है, मुझे बेचैनी सी हो रही है। कल रात आपने मुझे इतना खिला दिया कि मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। इतना कहते हुए नेहा वहाँ से चली गई।
नेहा को परेशान देखकर मानो जैसे ही उठने लगा, ममता बोली, दामाद बाबू, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ इस साल आपकी सालगिरह की पार्टी होगी और अगले साल नन्ही से मेहमान के आने की पार्टी होगी। ये बात सुनकर नीलिमा और बिशंबर नाथ जी बहुत खुश हुए। वहीं मानो बोला, मम्मी जी, ये आप कैसी कह सकती हैं? मानो को परेशान देख ममता बोली, नेहा कुछ रोज से जिस तरह से परेशान थी और अपने अंदर आते हुए बदलाव के बारे में बताती थी कि छोटी छोटी चीज़ों से उसे बदबू आती है और कभी भूख लगती है तो अगले ही पल उसे मीठा खाने को मन करता है, पर आज उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे तो पूरा विश्वास है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे। मानव बोला, कल क्यों, आज क्यों नहीं? नीलिमा बोली, बेटा इतना क्यों घबरा रहे हो? बस उसे उल्टी ही तो आई है। तभी बिशंबर नाथ जी बोले, अरे श्वेता के नंदोई भी तो डॉक्टर हैं और वो आज शाम को आ रहे हैं, क्यों ना उन्हीं से बात की जाए। तभी श्वेता आई और बोली, क्या बात करनी है मेरे नंदोई से? मानो बोला, देखो ना दीदी, नेहा को उल्टियाँ हो रही हैं और ये लोग खुश हो रहे हैं। श्वेता ये सुनकर बोली, वाह मेरे भाई, तूने तो मेरी प्रमोशन कर दी, अब मैं बुआ बनने वाली हूँ। दूर खड़ी नेहा मुस्कुरा रही थी। मानो ने जब नेहा की ओर देखा तो भागा भागा उसके पास गया। जैसे ही मानो कुछ बोलना चाहा, नेहा ने उसके गालों पर चुम्बन देते हुए धीरे से उसके कान में बोला, मुबारक हो नीरस पापा। मानो ने हैरानी से नेहा की तरफ देखा और इशारों में पूछा कि क्या ये सच है? नेहा शर्माते हुए जांच की गई उन 3 गुलाबी लाइनों की उसकी तरफ दिखाई। मानो ने खुशी से नेहा को गले लगा लिया और बोला, तुमने इस सालगिरह पर मुझे ऐसा तोहफा दिया है जिसे मैं जीवन भर याद रखूंगा। चलो, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट में एक अलग पॉइंट जोड़ा था वो तो सफल हुआ। खुशी का माहौल था और आज तो दोनों को दुगनी खुशी मिली थी। शाम में पार्टी हुई, सबने खूब मजे किए और पुराने दिनों को याद किया। कुछ रोज बाद पूरा परिवार वापस जाने लगा, पर हिदायतों का एक पूरा चिट्ठा नेहा के लिए छोड़ गए। वक्त वक्त पर कभी कभी माँ सास आती जाती रहती थी, पर फोन पर उसे समझाती रहती और मानो को भी उसको ख्याल रखने के लिए कहती। धीरे धीरे समय बीता। नेहा कभी कभार परेशान भी होती और उन एहसासों को जीती कि आखिर एक लड़की से एक पत्नी, बहू और अब माँ बनने के जीवन के सफर में उसने कितने ही अनुभव जिए। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो दिन आ गया जब नेहा दर्द से छटपटा रही थी। मानो उसके हाथों को थामे कह रहा था, नेहा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी पॉइंट को बदल दूंगा। तुम्हारी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, हम एक ही बच्चा रखेंगे। नेहा मानो की बातों को सुनकर उस हालत में भी मुस्कुराती और कहती, तुम नहीं सुधरोगे। मानो कहता, चलो चलो, लिफ्ट हमारा इंतजार कर रही है। शुरुआत भी हमने लिफ्ट से ही की थी और देखो ये लिफ्ट हमारे हर खुशी का साक्षी बना है। इतना कहते हुए नेहा को वह लिफ्ट से हॉस्पिटल की ऊपर वाले कमरे में ले गया। कुछ घंटे बाद बच्चे की किलकारी सबको सुनाई दी। पूरा परिवार खुशी से उछल पड़ा और मानो को बधाई देने लगा। तभी उधर से नर्स आई और बोली, बधाई हो, आपको बेटी हुई है। मानो खुशी से झूम उठा और बोला, ये हुई ना बात। वो हर किसी को जाकर बताता कि छोटी सी नेहा मेरे आंगन में आई है। बेटे की खुशी को देखकर बिशंबर नाथ जी फूले नहीं समाये और बेटे को गले लगाकर बोले, ईश्वर तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। मुझे गर्व है तुम पर। जैसे एक अच्छे पति बने वैसे ही तुम एक अच्छे पिता बनोगे। जीवन का एक सुंदर अध्याय शुरू होने जा रहा है। जिस तरह से तुमने आज तक इस रिश्ते का साथ दिया वैसे ही आगे भी देना। हम सबका आशीर्वाद और साथ तुम्हारे साथ रहेगा। सास और ननद घर पर नेहा के आगमन की तैयारी कर रही थी। वहीं माँ नेहा का हाथ थामे दरवाजे पर आई और वहीं मानो अपनी नन्ही सी परी को गोद में रखा था। पूरे घर में फूल बिछे थे। नेहा के आंखों में आंसू आ गए। बिशंबर नाथ जी नेहा के आंसू पोंछते हुए बोले, बहू, आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। नेहा के पिता बोले, बेटा, जिस हौसले से अपनी जिंदगी को तुम जीती आई वैसा ही हौसला अपनी बेटी के मन में भरना और सदा उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। नेहा और मानो के जीवन के इस सफर का एक नया अध्याय शुरू होने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था।
वो जब भी बेटी को गोद लेकर लिफ्ट में जाते, बच्ची खुशी से खिलखिलाने लगती तो वो दोनों कहते इसे भी लिफ्ट में रहना पसंद है, और अपने पुराने दिनों को याद करते और जीवन के इस सफ़र में आगे बढ़ते गए। और जीवन के इस प्यार के कॉन्ट्रैक्ट में नए नए पन्ने और पॉइंट जुड़ते गए। अब इन्हें इसके लिए ना तो कोई वकील चाहिए था, ना कोई अदालत, बस अपनों का साथ चाहिए था। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।